हमारा सोलर सिस्टम एक अजीब जगह है। हमें गैलेक्सी में जो दूसरे प्लैनेटरी सिस्टम्स नजर आते हैं, ये उनसे एक अलग तरह का है। हम नॉर्मल नहीं हैं, हम सबसे अलग नजर आते हैं। ऐसा क्यों है, ये समझने के लिए साइंटिस्ट्स हमारे सोलर सिस्टम के गोपनीय इतिहास में झांककर इसके स्याह और उथल-पुथल भरे अतीत को खंगालकर एक बहुत बड़े स्तर पर हुए कत्ल की जांच पड़ताल कर रहे हैं। सोलर सिस्टम अपने पुराने वक्त की परछाई भर रह गया है और अब जो कुछ भी बचा है वो बहुत ही अजीब नजर आता है। हमारा घर इन्हीं अजीब चीजों में से एक हो सकता है। हमारे कदमों के नीचे मौजूद जमीन शायद डेड प्लैनेट्स की निशानी हो, और बहुत पहले मर चुके ये प्लैनेट्स शायद ये बता सकते हैं कि पृथ्वी पर जीवन क्यों है। विज्ञान शो पेश करता है हाउ द यूनिवर्स वर्क्स। मिल्की वे नाम के एक विशाल गैलेक्सी की घूमती बाजू में एक अनोखा प्लैनेटरी सिस्टम घूम रहा है। यह है हमारा सोलर सिस्टम। बहुत वक्त से हम बस इसे ही जानते थे, पर अब यह सब बदल गया है। एस्ट्रोनॉमर्स 2600 से भी ज्यादा प्लैनेटरी सिस्टम ढूंढ चुके हैं और इनमें से कोई भी हमारी पृथ्वी जैसी नहीं है। एस्ट्रोनॉमी के बारे में कमाल की बात यह है कि जब आप यूनिवर्स को देखते हैं तो समझ में आता है कि आपने अपनी पृथ्वी को एकदम गलत समझा है। तो दूसरे तारों के आसपास के प्लैनेट्स को खोजने के दौरान हमें एक महत्वपूर्ण बात पता चली है कि हमारा सिस्टम नॉर्मल नहीं है। हर कहीं जो नजर आता है वो वैसा नहीं। हम दूसरे तारों के चक्कर लगाते जितने ज्यादा प्लैनेट्स देखते हैं, उतना ही लगता है कि पृथ्वी बहुत अजीब है। दूसरे ज्यादातर सोलर सिस्टम्स हमारे सिस्टम से पूरी तरह अलग नजर आते हैं। फरवरी 2017 नासा ने एक्वेरियस कॉन्स्टेलेशन में एक सिस्टम के होने का बड़ा ऐलान किया। यह था ट्रैपिस्ट-1। ट्रैपिस्ट-1 थोड़ा अजीब है। ये थोड़ा छोटा है और सूर्य से ठंडा भी, पर इसका चक्कर 7 प्लैनेट्स लगाते हैं और आप सोचते हैं कि इसमें अजीब क्या है, हमारे तो 8 हैं। पर इन 7 प्लैनेट्स का साइज पृथ्वी के जितना है। वहाँ ज्यादा वैरायटी नहीं है और ये तारे के बहुत करीब रहते हुए उसका चक्कर लगाते हैं। ये सभी 7 प्लैनेट्स मर्क्यूरी के बजाय अपने तारे के ज्यादा करीब रहकर परिक्रमा करते हैं, जैसे हमारा सबसे अंदरूनी प्लैनेट हमारे सूर्य के साथ करता है। दूसरे तारों के आसपास हमें जो प्लैनेट्स मिलते हैं उनके साथ एक बड़ी पहेली ये जुड़ी है कि उनके ऑर्बिट्स मर्क्यूरी के ऑर्बिट के अंदर हैं। मेरे हिसाब से ये अजीब बात है कि सोलर सिस्टम खोखला हो रहा है। मर्क्यूरी के ऑर्बिट के अंदर कुछ नहीं है, पर ऐसा क्यों है? ये रहस्य है गायब अंदरूनी प्लैनेट्स का। इसे कॉस्मिक पहेली कह सकते हैं और इसे हल करने के लिए साइंटिस्ट्स डिटेक्टिव्स वाला नजरिया अपनाकर सवाल पूछ रहे हैं। क्या हम वाकई जानते हैं कि हमारे सोलर सिस्टम की कहानी आखिर है क्या? इस पूरी प्रक्रिया को कॉस्मिक CSI कह सकते हैं। हुआ क्या था ये जानने के लिए हम उन सुरागों को एकजुट कर रहे हैं जब कोई ये देखने को मौजूद ही नहीं था कि दरअसल हुआ क्या था। डिटेक्टिव्स की तरह साइंटिस्ट्स भी शुरुआत करते हैं सबसे सरल जवाब से। कुछ महीनों में शुरुआती सोलर सिस्टम एक बिलियर्ड बॉल गेम की तरह था। सभी बिलियर्ड बॉल्स दर्शाती हैं बिल्डिंग ब्लॉक्स को, उन प्लैनेट डेसिमल्स या प्लैनेटरी एम्ब्रियोस को जो आगे भविष्य में आपस में जुड़कर प्लैनेट्स का एक फाइनल सिस्टम बनाने वाले हैं। प्लैनेटरी इंफॉर्मेशन में सबसे सरल थियरी ये है कि प्लैनेट्स वहीं बने थे जहां हमें आज नजर आते हैं। इसे कहते हैं क्लासिकल मॉडल। तो इसकी शुरुआत कैसे होती है? शुरुआत होती है कुछ प्लैनेट डेसिमल से। वो आपस में टकराते हैं और सोलर सिस्टम के इस हिस्से में आकर उनका आकार थोड़ा बड़ा हो जाता है। ये प्रक्रिया जारी रहती है। ये बड़े होते हैं, प्लैनेट्स बन जाते हैं। सोलर सिस्टम के हर हिस्से में हर प्लैनेट अपने आसपास से मटेरियल जमा करता जाता है और कोई भी एक दूसरे से ज्यादा दूर नहीं होता। पर यह क्लासिकल मॉडल ये नहीं बता सकता कि हमारे अंदरूनी सोलर सिस्टम से इस तरह के मटेरियल क्यों गुम है।
क्लासिकल मॉडल हमें ये नहीं बताता कि सूर्य की और मर्क्यूरी ही आखिरी चीज क्यों है। मर्क्यूरी के अंदर ना प्लैनेट्स है, ना एस्ट्रॉइड्स है, ऐसा वहाँ कुछ भी नहीं है। और ये आज भी एक ऐसा रहस्य है जिसके बारे में क्लासिकल मॉडल आसानी से बता नहीं पाता। सदियों से एस्ट्रोनॉमर्स मर्क्यूरी और सूर्य के बीच कोई प्लैनेट ढूंढने की कोशिश करते रहे हैं, पर उन्हें कामयाबी नहीं मिली। जब एस्ट्रोनॉमर्स इसे ढूंढने की कोशिश कर रहे थे तो इसके मिलने से पहले ही उन्होंने इस प्लेनेट का नाम रख दिया था वल्कन, और वो इसे पूरी मेहनत से ढूंढने लगे। वो इसे सूर्य की दूसरी साइड से खोज रहे थे, सूरज ढलने के बाद या सूरज उगने से पहले। उन्होंने तो सूरज पर नजर डाली कि कहीं ये प्लेनेट उसके सामने से तो नहीं गुजर रहा था, किसी सनस्पॉट की तरह। कई बार ऐसा भी हुआ कि लोगों को लगा कि उन्होंने उसे देख लिया, पर खोजबीन के बाद पता चला कि वहाँ तो कुछ भी नहीं था। किसी प्लैनेट के आकार की चीज तो आसानी से दिख जाएगी, मगर कोई चीज छोटी हो तो? हम किसी भी साइज की कोई भी ऐसी चीज को नहीं जानते जो मर्क्यूरी के मुकाबले सूर्य के ज्यादा करीबी ऑर्बिट में हो। अगर ऐसा कोई प्लैनेट होता तो हम इसे पहले ही खोज चुके होते। यानी ये चीज छोटी होगी, यानी कि ऐसी आबादी है जिसे कभी देखा नहीं गया, जो मर्क्यूरी के ऑर्बिट में चक्कर लगा सकती है, और इन्हें कहा जाता है वोल्केनॉइड्स। कई एस्ट्रोनॉमर्स तो वोल्केनॉइड्स के वजूद पर ही सवाल उठाते हैं। फिर भी अगर थियरी में एस्टेरॉइड्स की आबादी मौजूद है तो इन्हें देख पाना मुमकिन होगा, जो सूर्य की चमक से छिपी हुई है। मान लीजिए आप मुझे आधी रात में जगाकर ये पूछ रहे हैं कि क्या वोल्केनॉइड्स का वजूद होता है। मैं कहूंगा नहीं, पर मुझे ये सोचना अच्छा नहीं लगता। पर मुझे शक है कि शायद वो हमें कभी नहीं मिले। मैं चाहूंगा मेरा ये शक गलत साबित हो, पर मेरा मन कहता है कि वो हमें कभी नहीं मिलेंगे। हमारे सूर्य के पास वाले इलाके में हम सिर्फ एस्टेरॉइड्स और छोटे प्लैनेट्स को ही नहीं, बल्कि बड़े प्लैनेट्स को भी मिस कर रहे हैं। हमने जो पहले एक्सोप्लैनेट्स, पहली अनजान दुनिया की खोज की थी, वो थी जुपिटर, मार्स या बड़े प्लैनेट्स जो अपने तारे के बहुत करीब चक्कर लगा रहे थे, सूर्य की परिक्रमा करने वाले मर्क्यूरी से भी करीब। एस्ट्रोनॉमर्स ने अभी तक अपने सूर्यों के बेहद करीब लगभग 300 गैस जायंट्स ढूंढे हैं। वो इन्हें कहते हैं हॉट जुपिटर्स। पर ये कैसे बने, ये एक रहस्य है। जुपिटर जैसे गैस जायंट्स ठंडे माहौल में पैदा होने चाहिए, अपने सूर्यों से दूर। ये कल्पना करना मुश्किल है कि आज जुपिटर जहां दिखता है वहां वो बन कैसे रहा है। किसी तारे से दूर जहां हमारे जुपिटर मौजूद है वहां इतनी गर्मी होती है कि ये अनुमान लगाना मुश्किल है कि सोलर नेबुला से कोई मटेरियल अलग भी हो सकता है। इससे इस आइडिया की शुरुआत हुई कि शायद ये हॉट जुपिटर्स और ज्यादा दूरी पर बने हो, जैसे कि आज हमारा जुपिटर जहां है, और शुरुआती सोलर सिस्टम में वो अपने तारे की तरफ माइग्रेट करने लगे। तो जब जुपिटर जितने आकार वाला कोई प्लैनेट अंदर की तरफ बढ़ता है तो क्या होता है? इससे अंदरूनी सोलर सिस्टम के गायब मास की पहेली हल हो सकती है, और ये जवाब भी मिल सकता है कि हमारा कोई हॉट जुपिटर क्यों नहीं है। ये जानने के लिए केल्विन वॉल्श और उनके साथी सोलर सिस्टम के पहले 1 करोड़ साल को सिमुलेट करते हैं। उन्होंने इस मॉडल को नाम दिया है ग्रैंड टैक। ग्रैंड टैक मॉडल एक ऐसी स्थिति को समझने के लिए डिजाइन किया गया है ताकि पता चल सके कि टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स का निर्माण कैसे हुआ होगा। शुरुआती सोलर सिस्टम में ये विशाल प्लैनेट्स क्या कर रहे होंगे। प्लैनेट्स नए बने सूर्य के आसपास मौजूद गैस और मलबे की सघन डिस्क के अंदर बनते हैं। ग्रैंड टैक मॉडल सिमुलेट करता है कि अगर जुपिटर इस डिस्क से होकर सूर्य की ओर बढ़ता है तो क्या होता है। ये अपने रास्ते में आने वाले सारे एस्ट्रॉइड्स को अंदरूनी सोलर सिस्टम की तरफ धकेलता है, और यही सारा मटेरियल एक साथ इकट्ठा होकर रॉकी प्लैनेट्स का निर्माण करता है। जुपिटर की जबरदस्त ग्रेविटी और ज्यादा मटेरियल को अपनी तरफ खींचकर मलबे की एक सघन लहर बना देती है, जो इसके पीछे उभरी दिखती है। इस उभार का प्रेशर जुपिटर को और आगे की तरफ पुश करता है। किसी रैकिंग बॉल की तरह जुपिटर पूरे अंदरूनी सोलर सिस्टम से प्लैनेट बनाने वाले मटेरियल को साफ कर देता है और बच जाता है सूर्य के बेहद करीब मौजूद हॉट जुपिटर। पर कोई चीज जुपिटर की इस तबाही के बीच आ जाती है। अगर जुपिटर अंदरूनी सोलर सिस्टम में और ज्यादा समय तक रहता तो हम यहाँ नहीं होते। तो किसी चीज ने इसे बड़ी तेजी से बाहर खींचा होगा, और इतने बड़े प्लैनेट को क्या चीज इतनी तेजी से हटा सकती है? इसका जवाब है एक और विशाल प्लैनेट।
सैटर्न यानी शनि। इसका जन्म जुपिटर के फौरन बाद हुआ था और यह भी सूर्य की ओर बढ़ते हुए जुपिटर के करीब ही है। सैटर्न अपने आप में काफी बड़ा है। इन दोनों विशाल प्लैनेट्स के माइग्रेट करने का मिला जुला असर ये होगा कि जब सैटर्न का साइज काफी बड़ा हो जाएगा तो गैस डिस्क जिस तरह इन दोनों प्लैनेट्स के साथ इंटरैक्ट कर रही है वो तरीका बदल जाएगा और ये जुपिटर का अंदर की ओर हो रहा माइग्रेशन रोक देगा। इससे जुपिटर वापस खिंचकर बाहरी सोलर सिस्टम की तरफ चला जाएगा। दिशा बदलती किसी सेल बोट की तरह जुपिटर सूर्य से दूर चला जाता है। विशाल बाहरी प्लैनेट के व्यवहार की वजह से हमारे सोलर सिस्टम में कोई हॉट जुपिटर नहीं बचता और इसका अंदरूनी प्लैनेट्स पर भी काफी बड़ा असर पड़ता है। बाहर की तरफ लौटते हुए जुपिटर अंदरूनी सोलर सिस्टम पर क्या प्रभाव डालता है? ये अपने रास्ते में आने वाले सारे मटेरियल्स को हटा देता है, वहां तक से जहां आज हमारी अर्थ है, और ये सारा मटेरियल अंदरूनी सोलर सिस्टम के एक सकरे से बैंड में पहुंच जाता है और फिर ये एक साथ मिलकर वैसे रॉकी प्लैनेट्स बनाते हैं जैसे वो आज हमें दिखते हैं। ग्रैंड टैक मॉडल के मुताबिक जुपिटर के बिना अंदरूनी सोलर सिस्टम के पथरीले टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स कभी बनते ही नहीं। ऐसा ही एक प्लैनेट है अर्थ यानी पृथ्वी। तो हमारे वजूद का जितना श्रेय जुपिटर को जाता है उतना ही जाता है सैटर्न को, क्योंकि अगर जुपिटर सूर्य के और करीब पहुंच जाता तो आज हमारा अस्तित्व नहीं होता। ग्रैंड टैक मॉडल पृथ्वी के बनने की कहानी में एक अहम अध्याय मुहैया करा सकता है। इससे जवाब मिलता है कि हम एक हॉट जुपिटर को क्यों मिस कर रहे हैं, पर इससे ये पता नहीं चलता कि सूर्य और मर्क्यूरी के बीच कुछ भी क्यों नहीं है, और न ये कि इस पूरी गैलेक्सी में मिलने वाले सबसे कॉमन प्लैनेट्स में से एक को हम क्यों मिस कर रहे हैं। यह है एक विशाल रॉकी वर्ल्ड जिसका आकार पृथ्वी से भी 10 गुना तक बड़ा है। यह है सुपर अर्थ। केपलर स्पेस टेलीस्कोप हमारे तारों के इर्द गिर्द मौजूद एक्सोप्लैनेट्स की तलाश में अग्रणी है। इसने अब तक 2000 से ज्यादा नई दुनियाओं की खोज की है। ये आज तक की अकेली सबसे बड़ी खोज है। इनमें से 1/3 से भी ज्यादा सुपर अर्थ्स हैं। कोई सुपर अर्थ एक ऐसा रॉकी प्लैनेट होता है जिसका मास पृथ्वी के मास से कई गुना ज्यादा बड़ा होता है, और अगर गैलेक्सी में हम इधर उधर नजर डालें तो ये हर कहीं मिल जाएंगे। पर हमारे सोलर सिस्टम में ये नहीं है, तो सवाल उठता है ये क्यों नहीं है? हमारे साथ आखिर क्या अलग है? हमारे सोलर सिस्टम में प्लैनेट्स का मास अलग अलग है। जुपिटर सबसे बड़ा है और मर्क्यूरी सबसे छोटा है, पर पृथ्वी और यूरेनस के बीच सुपर अर्थ साइज की रेंज में कुछ भी नहीं है, जो अजीब बात है। तो पृथ्वी और यूरेनस के बीच के मासेस में इतना बड़ा गैप क्यों है, जो पृथ्वी के मास के करीब 1 दर्जन गुना बड़ा है? 1 से 1 दर्जन का फर्क काफी ज्यादा है, क्यों? 2015 में कॉन्स्टेंटिन बेटिगिन ने इस सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश की कि आखिर हमारी कोई सुपर अर्थ क्यों नहीं है और मर्क्यूरी की ऑर्बिट में भी कुछ क्यों नहीं है। वो ग्रैंड टैक मॉडल को दोबारा बनाते हैं, पर इसमें एक खास फर्क है। सिमुलेशन की शुरुआत होती है हमारे सोलर सिस्टम के बीच मौजूद 6 सुपर अर्थ से, जो सूर्य के इर्द गिर्द एक टाइट ऑर्बिट में है। हमने जो दूसरे सिस्टम देखे हैं ये उन जैसा ही है। उन्होंने इस नए मॉडल को नाम दिया ग्रैंड अटैक। ग्रैंड अटैक की स्थिति को स्टडी करने के बाद जो बात समझ आई वो ये है कि जुपिटर के माइग्रेशन से अंदरूनी सोलर सिस्टम पर जैसे एक बड़े हमले की शुरुआत हुई होगी। ग्रैंड अटैक मॉडल जुपिटर के एक्शन को और बढ़ाता है, तो ये विशाल एस्टेरॉइड्स और प्लैनेटरी एम्ब्रियोज को अंदरूनी सोलर सिस्टम में भेजता है, बेहद करीबी ऑर्बिट्स में। इसका नतीजा जबरदस्त उथल पुथल। हर बड़ी बॉडी हर 20 से 200 चक्करों के बाद किसी दूसरी बड़ी बॉडी के साथ टकराएगी। कॉस्मिक टाइम स्केल पर यह रफ्तार बहुत तेज कही जाएगी।
इसका मतलब ये है कि आप बॉडीज की एक दूसरे को ओवरलैप कर रही आबादी को एक दूसरे से टकराकर चूर चूर कर दें। जुपिटर हाथ में हथौड़ा लिए एक बच्चे जैसा है। बच्चा भी अपने आसपास की चीजों को तोड़ता फोड़ता रहता है, तो ये भी इसी तरह अंदरूनी सोलर सिस्टम को बर्बाद करता है। इसे कॉस्मिक बिलियर्ड्स का गेम कह सकते हैं, ज्यादा उथल पुथल के साथ। सोलर सिस्टम के हमारे इस मॉडल से शुरुआत करते हैं जुपिटर के साथ। इसके साथ जो मलबा है उसकी वजह से यहां कुछ जबरदस्त टक्करें हो रही हैं। इन विशाल टक्करों से बहुत छोटे आकार के ढेर सारे मटेरियल बन रहे हैं जो बड़ी तेजी से सोलर सिस्टम के अंदर आ सकते हैं। इसकी वजह है सूर्य के चारों ओर मौजूद ड्रैग। ये प्लैनेट डेसिमल्स बार बार टकराते रहते हैं और इनका आकार हो जाता है बजरी जितना छोटा। इस सघन गैस से टकराने वाले महीन मलबे के लिए सूर्य के इर्द गिर्द मौजूद गैस के इस सघन बादल से टकराना यूं होता है जैसे सामने की हवा में नाव चलाना। ये मलबा अपनी रफ्तार गंवा देता है, जिससे ये सूर्य की ऑर्बिट में बने रहकर घूमना शुरू कर देता है, पर इसके रास्ते में बाधाएं भी आती हैं। तो ये सारा मलबा एक बड़ी लहर की शक्ल में अंदर की तरफ आता है और फिर सुपर अर्थ के पीछे अटक जाता है। ये मलबा बढ़ता जाता है और फिर आखिरकार सुपर अर्थ हार मान जाती है। सुपर अर्थ किसी बांध जैसी है जो एक समय पर पानी का बहाव रोक नहीं पाती और फिर धीरे धीरे पीछे हटते हुए टक्कर वाले डेब्रिस के साथ सूर्य की सतह की तरफ बढ़ने लगती है। ये प्रक्रिया बहुत ही तेज है। सिर्फ 20,000 साल में सारी सुपर अर्थ्स सूर्य से टकरा जाती हैं। अंदरूनी सोलर सिस्टम के इस नाट के निर्माण के बाद ओरिजिनल मास का सिर्फ थोड़ा सा हिस्सा ही बचता है और सोलर सिस्टम की बस जैसे छाया ही नजर आती है। सूर्य के पहले 6 करोड़ 25 लाख किलोमीटर दायरे में कुछ भी नहीं है, पर इससे और थोड़ा फासले पर चट्टानी मलबे का एक संकरा सा रिंग है जो जुपिटर द्वारा छोड़े गए ओरिजिनल मलबे का सिर्फ करीब 10% है। इससे बस अंदरूनी सोलर सिस्टम ही बन सकता है। इससे बचने वाले कुछ प्लैनेट डेसिमल्स फिर इकट्ठे होने लगते हैं। लाखों सालों के दौरान 4 छोटे रॉकी प्लैनेट्स बनते हैं। इस बचे कुचे मलबे से बनते हैं मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ और मार्स। हम आज जिस ग्रह पर मौजूद हैं, वो शायद सोलर सिस्टम की ओरिजिनल जनरेशन वाला प्लैनेट ना हो। ये कुछ ऐसा है जैसे कि किसी घर को सिंडर ब्लॉक से बनाया गया हो, उस घर की सामग्री से जो इसी जगह था मगर ढा दिया गया था। हम ना सिर्फ बहुत पहले दम तोड़ चुके स्टार्स के माहौल में सांस ले रहे हैं, बल्कि हमारे कदमों तले जो चट्टानें हैं वो शायद बहुत पहले मर चुके प्लैनेट्स की हैं। तो पृथ्वी शायद दूसरी पीढ़ी का प्लैनेट है जो ग्रैंड अटैक के मलबे से बनी है। पर सुपर अर्थ अपने साथ एक चीज को ले गई। ये थी अंदरूनी सोलर सिस्टम में मौजूद हाइड्रोजन और हीलियम की सप्लाई। अगर आप पृथ्वी के एटमॉस्फेयर को देखें तो यहाँ हाइड्रोजन या हीलियम नजर नहीं आती। जहाँ भीतरी प्लैनेट्स बने थे वहाँ उस डिस्क में हाइड्रोजन और हीलियम मौजूद थे, पर पहली जनरेशन के प्लैनेट सुपर अर्थ का हिस्सा बन गए। जब जुपिटर ने आकर उन्हें सूरज के हवाले किया तो वो अपने साथ हाइड्रोजन और हीलियम भी ले गए। तो हमारे इर्द गिर्द आज जिस तरह की हवा है, शायद उसकी वजह है हमारा एक सेकंड जनरेशन प्लैनेट होना। शायद दूसरे नंबर पर होना खास अच्छा न लगे, पर शायद हमारे यहाँ होने की वजह यही है। तो हम आज जो अर्थ देखते हैं वो है अर्थ 2.0। क्या अर्थ 1.0 जीवन के लायक होती? ये एक दिलचस्प सवाल है। पृथ्वी के वातावरण में गैस का जो मिश्रण है उसी की वजह से यहाँ जीवन इस रूप में फला फूला है। अगर पृथ्वी पहली जनरेशन वाली होती तो ये एकदम अलग तरह की होती। ऐसा हो सकता है कि हमारे जिंदा रहने के लिए ये जरूरी है कि कोई प्लैनेट सेकंड जनरेशन वाला ही हो। क्या हमारा ग्रह हमारे अंदाजे से ज्यादा अजीब हो सकता है? किसी कॉस्मिक सेटिंग में अर्थ कितनी खास हो सकती है?
हम इस सवाल का आखिरी जवाब नहीं जानते, पर सबूत इस बात की तरफ इशारा कर रहे हैं कि अर्थ एक दुर्लभ चीज है और हमें वाकई अपने ग्रह की तारीफ करनी चाहिए। हमारे सोलर सिस्टम के साथ क्या हुआ था ये पता लगाना किसी कॉस्मिक क्राइम सीन को स्टडी करने जैसा है। सोलर सिस्टम के रहस्य भरे इतिहास को जानने के लिए हमें कुछ अजीब जगहों पर नजर डालनी होगी, उस उथल पुथल में बची आखिरी निशानियों पर जिनसे हमारा ये घर बना। हमारा सोलर सिस्टम एक खगोलीय कोल्ड केस है और ये अपने उथल पुथल भरे अतीत की निशानियां छिपा रहा है। अब हमारे सामने एक ऐसा क्राइम सीन है जहां ज्यादा कुछ नहीं बचा और हम ढूंढ रहे हैं वो छोटे मोटे सुराग ताकि पता चले कि 4 अरब साल पहले क्या हुआ था। वाकई इस पहेली को हल करना बहुत मुश्किल है। ठोस सबूत मिलना कठिन हो सकता है, पर कभी कभी किस्मत साथ दे भी देती है। हमारे पास कोई टाइम मशीन नहीं है तो 4.5 अरब साल पीछे लौटना और सोलर सिस्टम पर नजर डालकर ये जानना बहुत मुश्किल है कि ये तब क्या कर रहा था। पर कभी कभी कुदरत मदद करती है और अगर टाइम मशीन ना भी हो तब भी कभी कभी सिर्फ एक छोटा सा टाइम कैप्सूल मदद कर देता है। और हमारे पास शुरुआती सोलर सिस्टम के ये टाइम कैप्सूल हैं और हम उन्हें कहते हैं मेटेरॉइड्स। ज्यादातर मीटियोरॉइड्स पृथ्वी पर गिरने वाले एस्टेरॉइड्स के टुकड़े होते हैं। ये अलग अलग आकार प्रकार में होते हैं जो निर्भर करता है इनके ओरिजिन पर। एस्टेरॉइड्स स्पेस फॉसिल्स जैसे होते हैं क्योंकि ये बने थे 4.5 अरब साल पहले, पर ये अब तक बेजान ही रहे हैं। ये प्लैनेट बनने के वक्त के बचे कुचे कुछ हिस्से हैं, उसके अवशेष हैं। ये वो आखिरी टुकड़े हैं जो अभी तक प्लैनेट नहीं बन पाए। मीटियोरॉइड्स इतने उपयोगी सुराग क्यों हैं ये समझने के लिए हमें पहले ये जानना होगा कि प्लैनेट्स बनते कैसे हैं। इस प्रक्रिया को कहा जाता है एक्रीशन। सूरज के चारों तरफ चक्कर काटने वाले गर्म गैस के बादल कंडेंस होकर बड़ी और ज्यादा बड़ी बॉडीज की शक्ल लेते जाते हैं। हमें इस प्रोसेस की निशानियां मीटियोरॉइड्स के अंदर छोटे छोटे मिनरल बीड्स में मिलती हैं, जिन्हें कॉन्ड्रूल्स कहते हैं। कॉन्ड्रूल्स हमारे सोलर सिस्टम की बनावट के सीड्स कहे जा सकते हैं। ज्यादातर कॉन्ड्रूल्स सोलर सिस्टम के बनने के दौरान सूरज के चारों तरफ मौजूद गर्म गैस के बादल से बनते हैं। कॉन्ड्रूल्स को आतिशी बारिश की बूंदें भी कहा जा सकता है जो ठोस बन गई हैं। ये पिघली हुई सिलिकेट के छोटे छोटे कण हैं जो हमारे सोलर सिस्टम के शुरुआती दौर में बने थे। इस पिघली सामग्री के कणों के ठोस बनने से ये छोटे कण बनते हैं। इससे हमें छोटी चीज़ों के एकजुट होकर बड़ी बॉडीज बनने की प्रक्रिया का पता चलता है। पर कुछ कॉन्ड्रूल्स हमें सिर्फ किसी प्लैनेट के जन्म ही नहीं, उसकी मौत के बारे में भी बताते हैं। गुजबा नाम के एक मीटियोराइट में 2 एकदम अलग किस्म के ग्लोब्यूल्स होते हैं। गुजबा एक किस्म का मीटियोराइट होता है जो सिलिकेट के स्फीरल्स और आयरन निकल मेटल के स्फीरल्स से बनता है, यानी कि ये बहुत अनोखा होता है। गुजबा में मिलने वाले धातु के ये स्फीरल्स शायद सोलर सिस्टम के बनने के करीब 50 या 60 लाख साल बाद बने होंगे। उस समय डिस्क में पर्याप्त गैस नहीं थी जिससे गुजबा में दिखने वाले कॉन्ड्रूल्स बन पाते। तो फिर ये ग्लोब्यूल्स बने कैसे? इन ग्लोब्यूल्स के बनने का सिर्फ एक और तरीका है और हमें लगता है कि इस मामले में शायद ऐसा टक्करों की वजह से हुआ होगा। टक्करें भी इतनी जोरदार कि उनसे सिलिकेट्स और मेटल्स भाप बनकर उड़ गए, सॉलिड मटेरियल गैस बने और उसके बाद लिक्विड। तो ऐसी कौन सी प्लैनेटरी बॉडी है जिसमें इतनी मेटल हो कि वो गुजबा में दिखने वाली बूंदें बना सके? सिर्फ कोई इतनी बड़ी चीज जिसका आयरन कोर हो। जब कोई चीज इतनी बड़ी हो जाती है कि उसकी ग्रेविटी इतनी दमदार हो जाए कि ये चीजों को अलग कर सके, इसका मतलब ये है कि हैवी स्टफ नीचे को खींचकर सेंटर में समा जाए और लाइटर स्टफ ऊपर तैरता रहे। इस तरह मटेरियल का डिफरेंशिएशन हो जाता है। पृथ्वी एक ऐसी बॉडी की मिसाल है जो डिफरेंशिएट हुई है
आयरन और निकल जैसी भारी धातुएं बीच वाले हिस्से की तरफ डूब गईं, जबकि सिलिकेट्स जैसी हल्की पथरीली चीजें क्रस्ट पर रह गईं। क्रस्ट और कोर को अलग करती है सिलिकेट की पिघली परत, जिसे कहा जाता है मैंटल। गुजबा इस बात की एकदम सटीक मिसाल है कि ऐसी प्लैनेटरी बॉडीज थीं जो कि आयन और सिलिकेट में बटी और वो इतनी तेज रफ्तार पर सफर कर रही थीं कि उनके टुकड़े फिर से नेबुला में छितर गए। मुझे ये बात बड़ी हैरान करती है कि अतीत से जुड़ी ये उथल पुथल भरी घटना इस छोटे से टुकड़े में कैद हो गई है। गुजबा से पता चलता है कि डिफरेंशिएटेड प्लैनेट्स सोलर सिस्टम के बनने के सिर्फ 50 लाख साल बाद बड़ी आम चीज थे। इन प्लैनेट्स की तादाद इतनी थी कि इनमें से कई आपस में अक्सर टकराते रहते थे। अगर आप इन विशाल टक्करों से बनने वाले प्लैनेट्स की जांच पड़ताल करें तो पाएंगे कि आखिरी बचे हुए कुछ प्लैनेट्स वाकई अजीब हैं। ये अजीब प्लैनेट्स बने हैं प्लैनेट्स की पीढ़ियों की राख से। तो ये उथल पुथल ये सवाल खड़ा करती है कि अंदरूनी सोलर सिस्टम आखिर कितने प्लैनेट्स से बना था। सिमुलेशन के मुताबिक 30 से ज्यादा, पर सिर्फ 4 ही बच पाए। हमारे सोलर सिस्टम के रहस्यमय इतिहास को समझना मुश्किल है, पर एस्ट्रोनॉमर्स खोई कड़ियों को आपस में जोड़ने के नए तरीके सुलझा रहे हैं। ग्रैंड टैक मॉडल ये बताने में मदद करता है कि हमें हॉट जुपिटर प्लैनेट क्यों नजर नहीं आ रहा, मर्क्यूरी के ऑर्बिट में मटेरियल क्यों नहीं है और हमारे सोलर सिस्टम में सुपर अर्थ नहीं है। इस बारे में ग्रैंड अटैक मॉडल एक जवाब मुहैया कराता है। ये थियरीज पुराने कॉस्मिक केसेस को हल करने के लिए बनाई गई हैं, पर हमारे लाल रंग के पड़ोसी मार्स को समझने के लिए साइंटिस्ट्स को एक और सिमुलेशन चाहिए। 30 प्लैनेट्स का एक जमावड़ा। अगर आप अंदरूनी सोलर सिस्टम की बनावट को देखें तो सबसे छोटा प्लैनेट सबसे अंदर नजर आएगा और फिर वीनस से अर्थ तक इसका साइज बड़ा होता जाता है, तो आप मार्स के और बड़ा होने की उम्मीद करेंगे। इसे इसके मौजूदा आकार से 10 गुना बड़ा होना चाहिए, पर यह है नहीं। मार्स का छोटा आकार ही इकलौता रहस्य नहीं है, इसकी उम्र भी हमारी उम्मीद से कहीं ज्यादा है। साइंटिस्ट्स को मार्शियन मीटियोराइट का एक हिस्सा मिला, जिसकी केमिकल बनावट से उन्होंने मार्स की मेंटल की उम्र तय की। एक जबरदस्त टक्कर के दौरान इस प्लैनेट से एक टुकड़ा टूटकर अलग हुआ और पृथ्वी पर आ गिरा। इससे पता चलता है कि मार्स बड़ी तेजी से बना था, सोलर सिस्टम के बनने के पहले 20 लाख साल में, यानी पृथ्वी से काफी पहले। मार्स बहुत छोटा है और ये कुछ ज्यादा ही तेजी से बन गया था। अर्थ इसके मुकाबले 10 गुना बड़ी है। इसका निर्माण हुआ 10 करोड़ सालों में, जबकि मार्स बना सिर्फ 20 लाख सालों में। ये बात समझ में नहीं आती। ये हमारा पड़ोसी है तो ये हमारे जैसा लगना चाहिए, पर मार्स की तो हर चीज ही गड़बड़ लगती है। शायद ये दोनों रहस्य एक दूसरे की पहेली सुलझा सकें। साइंटिस्ट्स को लगता है कि सोलर सिस्टम के पहले 20 लाख साल में मार्स के साथ साथ करीब 30 अन्य प्लैनेट्स भी बने थे। तो फिर 30 प्लैनेट्स के इस गुलदस्ते का क्या हुआ? अब वक्त है कॉस्मिक पूल के एक और गेम का। इस मॉडल में अब हम मार्स के साइज के 20 या 30 प्लैनेट्स बनाएंगे। ये काफी भीड़ भाड़ वाला सिस्टम है। प्लैनेट्स एक दूसरे के काफी करीब हैं और ये कहा जा सकता है ये कभी भी अपनी स्टेबिलिटी खो सकते हैं। मार्स के साइज वाले इन प्लैनेट्स की ये कॉलोनी काफी तेजी से बन रही है। सोलर सिस्टम के शुरुआती दिनों में इतनी पर्याप्त गैस रही होगी कि इनके ऑर्बिट्स ने एक दूसरे को क्रॉस नहीं किया होगा। लेकिन 2 करोड़ साल के बाद गैस खत्म हो गई और उसके ऑर्बिट्स एक दूसरे को काटने लगे। जब ये सिस्टम अस्थिर हो जाता है तो ये जगह काफी शोर शराबे और उथल पुथल वाली हो जाती है। मार्स के साइज की बॉडीज अर्थ और वीनस को बनाने के लिए आपस में टकराएंगी तो जबरदस्त टक्कर होगी। अगले 10 करोड़ बरसों के दौरान मार्स के आकार वाले प्रोटोप्लैनेट्स ने
एक दूसरे को खत्म कर दिया और उसके बाद सेकंड जनरेशन प्लैनेट्स बने, वीनस और अर्थ। लेकिन एक दुनिया थी जो अब भी ये सब दूर से देख रही थी। ये प्लैनेट था मार्स, और ये अर्थ के मुकाबले इसकी बड़ी उम्र का राज है। अगर मार्स की उम्र अर्थ से ज्यादा है तो इसका मतलब है कि ये सोलर सिस्टम के मूल प्लैनेटरी एम्ब्रियोज में से एक है। मार्स वाकई पहले बना था। ये इस पूरी प्रक्रिया से बाहर था, दूर था, और ये मास इकट्ठा नहीं कर रहा था, जबकि अर्थ और वीनस दूसरी बड़ी बॉडीज में से बन रहे थे जो पहले निर्मित हो चुकी थी। तो आखिर किस चीज ने मार्स को बाकी प्लैनेटरी एम्ब्रियो से टकराने से रोका? जवाब है जुपिटर। ग्रैंड टैग के दौरान जुपिटर उसी दूरी पर चला गया जहां आज हम मार्स को पाते हैं, और इस दौरान ये रेड प्लैनेट के मटेरियल को निगलता गया। जुपिटर ने वो सारा मटेरियल चुरा लिया जिससे मार्स अगले लाखों करोड़ों बरसों के दौरान खुद को और बड़ा बनाता रहता। लेकिन जुपिटर ने सोलर सिस्टम का काफी मटेरियल साफ करके मार्स की खुराक हटा दी। अगर जुपिटर वहां नहीं होता तो उम्मीद यह है कि मार्स अपना आकार बढ़ाकर एक सुपर अर्थ प्लैनेट बन जाता। अर्थ इस झुंड के मलबे से बनी, लेकिन इस आबादी की एक निशानी हमें रात को आसमान की तरफ देखते हुए आज भी दिखाई देती है। यह है मून यानी चंद्रमा। हमें लग रहा था कि हम जानते हैं कि चांद कैसे बना, लेकिन पता चला कि हमारा अंदाजा गलत था। हमारे सोलर सिस्टम पर दूर से नजर रखने वाले को फौरन ही कुछ गड़बड़ नजर आएगी। यह है अर्थ के मून का आकार। ज्यादातर प्लैनेट्स के मून्स छोटे हैं, तो भला हमें इतना बड़ा मून कैसे मिल गया? कुछ वक्त तक हमें ये लगता रहा कि ये अर्थ के साथ नहीं बना होगा, क्योंकि इसका मतलब ही नहीं बनता। चंद्रमा के बनने से जुड़ा एक आइडिया ये है कि मार्स के आकार की कोई चीज शुरुआती अर्थ से टकराई, फिर अर्थ के चारों तरफ काफी मलबा घूमने लगा, और फिर इसी मलबे के इकट्ठा होने से चंद्रमा बना। मार्स के आकार वाली इस चीज को हम कहते हैं थिया। लेकिन चंद्रमा कब और कैसे बना, ये बात आज भी एक रहस्य है। अपोलो मिशन के टाइम से ही हम चंद्रमा की एक ऐसी चट्टान को ढूंढते रहे हैं जो इस राज का खुलासा कर सके। UCLA में मौजूद मेलेनी बारबोनी की टीम उन गिने चुने ग्रुप्स में से एक है जिन्हें चांद से आए इन कीमती सैंपल्स को एनालाइज करने की इजाजत है। लेकिन एक समस्या है, चंद्रमा की ज्यादातर चट्टानें हाल ही में वहां हुई जबरदस्त उथल पुथल की वजह से कंटैमिनेटेड भी हैं और क्षतिग्रस्त भी। एस्ट्रॉइड चंद्रमा से टकरा, इसके अलावा जियोलॉजिकल प्रक्रियाओं की वजह से काफी घालमेल हुआ। तो ऐसे में चंद्रमा कैसे बना, इससे जुड़े अनछुए सैंपल को पाना बहुत ही मुश्किल है। मेलेनी और उनकी टीम ने इस समस्या का एक अनोखा समाधान ढूंढा है। पूरी चट्टान की डेटिंग करने के बजाय वो एक लूनर सैंपल में से एक अनछुआ क्रिस्टल निकाल लेते हैं जिसे कहते हैं जरकॉन। हमें पूरी की पूरी चट्टान नहीं चाहिए, हमें तो बस इन चट्टानों के अंदर मौजूद छोटा सा जरकॉन चाहिए। ये जरकॉन्स पृथ्वी के साथ थिया की टक्कर के फौरन बाद और जब चंद्रमा का पिघला हुआ क्रस्ट ठंडा होकर ठोस बन गया तब बने थे। ये बीच पर मिलने वाले रेत के कण से भी छोटा है। जरकॉन कुदरत की दी हुई एक ऐसी चीज है जिसके जरिए हम चंद्रमा की सटीक डेटिंग कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत रेजिस्टेंट है। आप देख सकते हैं कि इसका फेस बहुत स्मूथ है, इसमें दरारें वगैरह नहीं है। जरकॉन्स बिल्कुल घड़ियों की तरह समय काल बता देते हैं। इनके अंदर काफी रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं जिनका आकार छोटा हो जाता है। साइंटिस्ट्स किसी क्रिस्टल के रेडियो एक्टिव डीके को नापकर उसकी उम्र बता सकते हैं। मेलेनी को जो जरकॉन्स मिले हैं वो चंद्रमा के इतिहास को बदल सकते हैं। चंद्रमा हमारे अंदाजे से करीब 14 करोड़ साल ज्यादा पुराना है। इसका मतलब ये है कि सूर्य के जन्म के सिर्फ 6 करोड़ साल बाद ही चंद्रमा का निर्माण हो गया होगा। इसका मतलब है चंद्रमा 30 प्लैनेट्स की तबाही के बीच वाले दौर में बना होगा। ऐसा मुमकिन है कि थिया मार्स के आकार वाली इन चीजों की कॉलोनी का एक रहस्य रहा हो।
ऐसा नहीं था कि मार्स वाली कुछ चीजें पहले भारी सोलर सिस्टम में गईं और फिर लौटकर पृथ्वी से टकराईं। पृथ्वी से जो टकराया वो था प्लैनेट डेसिमल्स में से एक, जिनका आज कोई वजूद नहीं है और चंद्रमा बन गया। लेकिन चंद्रमा पर थिया की मौजूदगी ढूंढ रहे साइंटिस्ट्स के हाथ खाली हैं। चंद्रमा की चट्टानों की अजीब सी बात यह है कि वो केमिकली अर्थ के चट्टानों से बहुत मिलती हैं। इसकी जियोकेमिकल निशानियां अर्थ जैसी ही हैं। अर्थ पर भी ऑक्सीजन आइसोटोप्स हैं, दूसरे केमिकल आइसोटोप्स हैं, तो ये बिल्कुल अर्थ वाली चट्टान जैसी लगती है। अगर चंद्रमा वाकई एक बड़ी टक्कर का नतीजा है तो अर्थ से जो कुछ भी टकराया हो, यह चंद्रमा के उलट उसका अलग तरह का असर नजर आना चाहिए, लेकिन हमें ऐसा कुछ नहीं मिलता। चंद्रमा पृथ्वी के मटेरियल से काफी मिलता जुलता है, बस उसमें आयरन और निकल जैसे हैवी एलिमेंट्स नहीं हैं जो पृथ्वी के कोर में मिलते हैं। इसके बजाय इसमें ज्यादातर हल्के रॉकी एलिमेंट्स हैं जो पृथ्वी के क्रस्ट और मेंटल में मिलते हैं। क्यों? टक्कर आमने सामने की नहीं थी, बस साइड से हुई थी। ये बात इंपॉर्टेंट है क्योंकि हैवी मटेरियल पृथ्वी के सेंटर की तरफ धंसने लगा और लाइटर मटेरियल ऊपर तैरता रहा। और अगर ये टक्कर वाकई साइड से थी तो हल्का मटेरियल छलका होगा और शायद चंद्रमा उसी से बना होगा। पृथ्वी की तुलना से चंद्रमा कम सघन है और अगर वो ऊपर वाले हल्के मटेरियल से बना है तो ये बात समझ आती है। लगता है जैसे पृथ्वी के मेंटल से मटेरियल उठाकर उसे अर्थ के चारों तरफ स्पेस में रख दिया गया। अगर आमने सामने की टक्कर होती तो चंद्रमा पर थिया और पृथ्वी के कोर की निशानियां बची रहती, लेकिन साइड की टक्कर से बस इतना मटेरियल खुरचा गया होगा जिससे हमारे जितना बड़ा चंद्रमा बन सके। आज हमें नजर आने वाली अर्थ और चंद्रमा से जुड़ी तमाम समस्याओं को हल करने का तरीका ये है कि बजाय इसके कि हम ये माने कि यह बहुत बड़ी टक्कर हुई, हम ये मान सकते हैं कि कई छोटी छोटी टक्करें हुई होंगी। हर टक्कर से पृथ्वी की ऊपरी परत का कुछ हिस्सा खुरच जाता है और वो हमारे प्लेनेट के चारों तरफ एक रिंग बना देता है। ऐसी हर छोटी टक्कर से मटेरियल खुरचकर पृथ्वी के चारों ओर मौजूद ऑर्बिट में पहुंच जाता होगा और फिर टक्करों से पैदा इस मलबे के मिलने से एक छोटा और नया चंद्रमा बना, मूनलेट। अब ऐसी कई टक्करों के बाद हर टक्कर से पैदा हुआ मलबा पृथ्वी का चक्कर काटने लगा होगा। इसमें से कुछ आज भी मलबे की शक्ल में है और कुछ मूनलेट्स के रूप में, और फिर इनके आपस में मिल जाने से हमारा मौजूदा चंद्रमा बना होगा। ऐसा लगता है कि हमारा चंद्रमा शुरुआती सोलर सिस्टम में हुई कई कॉस्मिक टक्करों के नतीजों से बना हो सकता है। हम आज आकाश में जिस चीज को देखते हैं वो मूल चंद्रमा नहीं बल्कि सही सलामत बचा आखिरी चंद्रमा है। ये वो मून है जो इन तमाम टक्करों के रुकने के बाद आकाश में बचा रहा। हम जैसे जैसे अपने उथल पुथल भरे अतीत को समझने के करीब पहुंच रहे हैं, हम मौजूदा दौर की शांति की उतनी ही तारीफ कर रहे हैं। लेकिन हम अब अपने भविष्य के बारे में भविष्यवाणी करना चाहते हैं तो ऐसा लगता है कि एक बार फिर उथल पुथल वाला दौर आएगा। कारण ये है कि बाहरी सोलर सिस्टम में मौजूद एक दूर दराज और रहस्यमय प्लैनेट हमारी तरफ आ रहा है। हमारे सोलर सिस्टम का जन्म एक उथल पुथल से भरे और विनाशकारी दौर में हुआ था। हम अपने सोलर सिस्टम पर नजर डालते हैं जिसकी उम्र कम थी तो हमारे सभी मॉडल एक ही बात कहते हैं, तब माहौल बहुत उथल पुथल वाला था, तबाही मची रहती थी। फिर हालात शांत होने शुरू हो गए, जीवन ने अपनी जड़ें जमाई और वो स्थिर और अनुकूल हालात में पनपने लगा। तो अगर आप आज देखें तो आपको एक उथल पुथल से भरे पुराने अतीत की कहानी नजर आएगी। हालांकि अब हालात पहले से काफी बेहतर हो गए हैं। हमारा सोलर सिस्टम स्थिर लग सकता है, लेकिन अब भी इससे जुड़ी एक बहुत ही अजीब बात मौजूद है। एक रहस्य अब भी बहुत पुराने दौर से मौजूद है, वो ये है कि सोलर सिस्टम झुका हुआ क्यों है। 8 प्लैनेट लगभग एक ही समतल जगह पर परिक्रमा करते हैं, लेकिन सूर्य की धुरी की तुलना में ये समतल जगह झुकी हुई है। इससे सूर्य भी एक तरफ को झुका दिखता है। अगर आप सूर्य के इस झुकाव को देखें तो ये सोलर सिस्टम के प्लेन की तुलना में 6 डिग्री झुका हुआ है। शायद ये झुकाव आपको ज्यादा न लगे, लेकिन अगर आप सोलर सिस्टम के सभी प्लैनेट्स के झुकाव से इसकी तुलना करें तो ये एकदम अलग है, अजीब है। पर ऐसा क्यों हुआ होगा? सोलर सिस्टम कैसे बना, ये झुकाव हमारी उस जानकारी से मेल नहीं खाता। एक घूमता हुआ बादल एक डिस्क की शक्ल ले लेता है, घूमती हुई ये डिस्क फिर सूर्य और बाकी तमाम प्लैनेट्स बन जाते हैं। तो इस सब को एक ही दूरी पर घूमना चाहिए।
तो सूर्य और प्लैनेट्स के प्लेन के बीच के झुकाव के इस अंतर के बारे में शायद ये कहा जा सकता है कि शायद कोई चीज बहुत लंबे समय तक प्लैनेट्स को अपनी तरफ खींचती रही होगी। 2016 में कैलटेक एस्ट्रोनॉमर्स कॉन्टेस्टिंग बेटिगिन और माइक ब्राउन ने दावा किया कि उन्होंने एक खोई कड़ी ढूंढ ली है। यह है प्लैनेट 9। ये एक थियोरेटिकल जायंट है जो सोलर सिस्टम के दूर दराज हिस्सों में किल्टर की परिक्रमा करता रहता है। प्लैनेट 9 एक लंबी और बड़ी ऑर्बिट में रहता है और ये खुद भी काफी विशाल है और इसका मास 10 अर्थ के बराबर होगा। अगर ये एक इलिप्टिकल टिल्टेड ऑर्बिट से सूर्य की परिक्रमा कर रहा है तो हर बार सूर्य के करीब आते समय प्लैनेट्स पर थोड़ा बहुत खिंचाव तो डालेगा, लेकिन हजारों परिक्रमाओं के बाद ये सोलर सिस्टम में सभी प्लैनेट्स की ऑर्बिट को झुका सकता है, लेकिन ये सूर्य को नहीं झुका सकता। अरबों साल के दौरान प्लैनेटरी सिस्टम धीरे धीरे अपने ओरिजिनल प्लेन के मुकाबले अपना अलाइनमेंट गंवा देता है। प्लैनेट 9 की दूर तक पहुंच सोलर सिस्टम के झुकाव के रहस्य को सुलझा सकती है, लेकिन इसका दूसरे बाहरी प्लैनेट्स पर बहुत बुरा असर भी पड़ सकता है क्योंकि सूर्य अब दम तोड़ने लगा है। यूनिवर्स के बाकी तारों की तरह सूर्य का भी अपना एक लाइफ साइकिल है। ये पैदा हुआ, फिलहाल जिंदगी काट रहा है और इसका खात्मा भी होगा। मरते वक्त ये एक बड़ा सा रेड स्टार बन जाएगा और इसकी बाहरी परतें उतरकर दूर होने लगेंगी, यानी सूर्य बड़ी तेजी से अपना मैस गंवाना शुरू कर देगा। हमें सूर्य के इर्द गिर्द ऑर्बिट में जो चीज बनाए रखती है वो है सूर्य की ग्रेविटेशनल पुल। तो इसका प्लैनेट्स के लिए क्या मतलब है? ऐसा नहीं है कि सूर्य हमसे बड़े आराम से विदा ले लेगा। ये बात पक्की है, मर्क्यूरी को फूंक डालेगा और फैलते हुए ये वीनस को भी निकल जाएगा। पृथ्वी का क्या होगा ये हमें नहीं पता। खैर, हम भी और बाकी सारे अंदरूनी प्लैनेट्स भी भुन जाएंगे, लेकिन बाहरी प्लैनेट्स का क्या होगा? जब सूरज की बाहरी परतें फैलने लगेंगी तो जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून उससे दूर हो जाएंगे, लेकिन दूर दराज प्लैनेट 9 के साथ ऐसा नहीं होगा। साइंटिस्ट्स को लगता है कि प्लैनेट 9 बहुत दूर परिक्रमा करता है, लेकिन जब सूर्य दम तोड़ेगा तो इस प्लैनेट पर उसकी ग्रेविटेशनल ग्रिप भी ढीली पड़ जाएगी। प्लैनेट 9 को सूर्य के मुकाबले दूसरी चीजों का असर ज्यादा महसूस होने लगेगा। ये हो सकता है कि पास से गुजरता कोई तारा इसकी ऑर्बिट पर असर डाले या फिर गैलेक्सी की टाइड्स इस पर असर डाले। हमारी गैलेक्सी का ग्रेविटेशनल फील्ड इस प्लैनेट पर प्रभाव छोड़े और इसे भीतर सोलर सिस्टम में ले जाए। प्लैनेट 9 के ऑर्बिट में आने वाला ये बदलाव सोलर सिस्टम के लिए विनाशकारी हो सकता है। अगर ऐसा होता है तो ये गैस से बने विशाल प्लैनेट्स जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून पर बहुत बुरा असर डालेगा। ये उनकी ऑर्बिट्स बिगाड़ सकता है, उन्हें सूर्य का शिकार बना सकता है या सोलर सिस्टम से बाहर ढकेल सकता है। प्लैनेट 9 सोलर सिस्टम की मौत को भी उतना ही उथल पुथल भरा बना सकता है जितना इसका जन्म था। इस वक्त हम बहुत ही शानदार जगह पर हैं, जहां जिंदगी फल फूल सकती है और दो एराज के बीच अपने कदम जमा सकती है। अगर प्लैनेट 9 वाकई है तो ये एक तरह से शुरुआती सोलर सिस्टम में घटनाओं का दूसरा रूप ही है, जब हर कहीं उथल पुथल थी क्योंकि एक विशाल प्लैनेट अंदर की तरफ आ रहा था, और ऐसा दोबारा हो सकता है। जन्म हुआ उथल पुथल में और शायद अंत और भी बुरा हो, पर एक बात साफ है, हमें लगता था कि हम अपने इस कॉस्मिक घर के बारे में काफी कुछ जानते हैं, लेकिन हर नए सुराग के साथ ये कोल्ड केस और पेचीदा हो रहा है। अब ये कोल्ड नहीं